एक विशाल एयरबस विमान को देखकर मन में क्या ख्याल आता है? यही कि ये एक शानदार मशीन है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मशीन है या फिर एक वैश्विक पहेली का नतीजा है? और ये पहेली जुड़ती कैसे है? कैसे एक विमान के विशाल पंख और उसका धड़ यानी फ्यूजलाज महाद्वीपों को पार करके एक जगह इकट्ठे होते हैं? आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम एयरबस विमान के बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। मतलब एक कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद डिजाइन से लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार एक विशाल विमान तक। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये कैसे होता है, बल्कि ये समझना भी है कि ये पूरी प्रक्रिया आधुनिक इंजीनियरिंग, वैश्विक सहयोग और लॉजिस्टिक्स की एक ऐसी मिसाल क्यों है जो अपने आप में एक केस स्टडी है। ये कहानी सिर्फ नट और बोल्ट की नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और अविश्वसनीय प्लानिंग की भी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सब कुछ एक कंप्यूटर पर शुरू होता है ना। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इंजीनियर किसी कागज और कलम का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो लोग एडवांस्ड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक 3D मॉडल नहीं है। आज की तारीख में इसे डिजिटल ट्विन कहा जाता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर पर सिर्फ एक डिजाइन नहीं बनता, बल्कि विमान का एक वर्चुअल हमशक्ल तैयार होता है। वर्चुअल हमशक्ल मतलब एक ऐसा डिजिटल मॉडल जो असल विमान की तरह ही व्यवहार करता है। धातु का एक भी टुकड़ा काटे जाने से पहले ही इंजीनियर इस डिजिटल ट्विन पर हजारों सिमुलेशन चलाकर देख लेते हैं तूफान में ये कैसा बर्ताव करेगा, लैंडिंग के समय इसके पहियों पर कितना दबाव पड़ेगा, यहाँ तक कि सालों के इस्तेमाल के बाद इसके किस हिस्से में थकान आ सकती है। ये भविष्य देखने जैसा है। ये तो कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे सिर्फ एक विमान डिजाइन नहीं कर रहे, बल्कि उसके पूरे जीवन काल का एक खाका तैयार कर रहे हैं, उसके पैदा होने से पहले ही। एग्जैक्टली। और यही डिजिटल ट्विन पूरी निर्माण प्रक्रिया की नींव बनता है। हर एक पुर्जा, हर एक स्क्रू इसी डिजिटल ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बन रहा हो। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एयरबस का विमान किसी एक विशाल फैक्ट्री में नहीं बनता। ये एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का प्रयास है। जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं उनके मुताबिक विमान के अलग अलग हिस्से दुनिया के अलग अलग देशों में बनते हैं, जहां उस हिस्से को बनाने की सबसे अच्छी विशेषज्ञता मौजूद है। हाँ, जैसे फ्रांस में विमान का दिमाग यानी कॉकपिट और उसका नाक का हिस्सा तैयार होता है। जर्मनी में विमान का मुख्य धड़ यानी फ्यूजलाज और केबिन के अंदर के सारे सिस्टम्स बनते हैं। और स्पेन में पूंछ? हाँ, स्पेन में विमान की पूंछ और स्टेबलाइजर बनते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में इसके विशाल पंख तैयार किए जाते हैं। और ये सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञता की बात नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक और आर्थिक रणनीति भी है। जब एयरबस किसी देश में पंख या धड़ बनाता है तो वो उस देश में हजारों नौकरियां पैदा करता है, लोकल इकोनॉमी में निवेश करता है। अच्छा। इससे उस देश की सरकार के लिए एयरबस से विमान खरीदना एक आसान और ज्यादा फायदेमंद फैसला बन जाता है। ये इंजीनियरिंग के साथ साथ एक शानदार जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयरबस की असली ताकत सिर्फ विमान बनाने में नहीं, बल्कि इस अविश्वसनीय ग्लोबल नेटवर्क को मैनेज करने में है। वैसे इन पंखों के बारे में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बात पढ़ी थी। ये सिर्फ पंख नहीं है ना? ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल, ये सिर्फ पंख नहीं है, ये खुद में एक जटिल फ्यूल टैंक भी है। एक A380 के पंखों के अंदर इतनी जगह होती है कि आप उसमें कई कारें पार्क कर सकते हैं। यही पंख विमान का पूरा वजन उठाते हैं, हवा के दबाव को झेलते हैं और विमान का ईंधन भी संभालते हैं। और इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, हाँ, अब पारंपरिक एल्यूमिनियम के साथ साथ कार्बन फाइबर जैसे हल्के लेकिन बेहद मजबूत कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इनके अंदर हजारों मीटर की वायरिंग और हाइड्रोलिक लाइनें बिछी होती हैं। ये विमान का सबसे जटिल हिस्सा हो सकता है। तो जब ये पूरी दुनिया में फैले पहेली के टुकड़े तैयार हो जाते हैं, तब असल चुनौती शुरू होती होगी। मतलब एक पंख जो एक छोटे घर जितना बड़ा है, उसे आप यूके से फ्रांस कैसे ले जाते हैं? क्या कोई खास तरीका है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असल चुनौती तो इन्हें एक जगह लाने की ही है, और इसका समाधान भी उतना ही अनोखा और शानदार है जितना कि खुद विमान। एक मिनट, क्या यहाँ उस अजीब से दिखने वाले विमान की बात हो रही है? बेलूगा? मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। ये तो किसी कार्टून की व्हेल मछली जैसा दिखता है। क्या ये सच में एक असली काम करने वाला विमान है? ये यकीन करना मुश्किल है कि इतना अजीब दिखने वाला जहाज इतनी जरूरी भूमिका निभाता है। हाँ, वही बेलुगा। और उसका नया और भी बड़ा संस्करण बेलुगा एक्सएल।
इसका नाम और डिजाइन भले ही मजेदार लगे, लेकिन ये एयरबस की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। कैसे? इसका अगला हिस्सा ऊपर की तरफ पूरा खुल जाता है, जिससे विमान के पंख और धड़ जैसे विशाल हिस्से इसके पेट में समा जाते हैं। इसके बिना समय पर असेंबली करना लगभग असंभव होगा। बेलुगा एक्सल इतना बड़ा है कि ये एक बार में A350 विमान के दोनों पंख एक साथ ले जा सकता है। ये हवा में उड़ने वाली एक विशालकाय लॉजिस्टिक्स मशीन है। लेकिन हर चीज हवा के रास्ते तो नहीं आ सकती है ना? कुछ हिस्से तो और भी ज्यादा भारी या बड़े होते होंगे, उनका क्या होता है? सही सवाल है। हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। इसलिए एयरबस एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जो हिस्से बहुत ज्यादा भारी होते हैं, उन्हें खास तौर पर डिजाइन किए गए जहाजों से समुद्र या नदियों के रास्ते लाया जाता है। और सड़क से भी? हाँ, कुछ हिस्सों के लिए रेल नेटवर्क का भी इस्तेमाल होता है, और फिर सड़क मार्ग भी है। खास तौर पर डिजाइन किए गए विशाल ट्रेलरों पर विमान के सेक्शन को लाद कर ले जाया जाता है। ये काम अक्सर रात में होता है, जब सड़कों पर ट्रैफिक कम होता है, और इसके लिए कई बार पूरे रास्ते को खाली कराया जाता है। सोचिए, आधी रात को आप सड़क पर एक विमान का धड़ जाते हुए देख रहे हैं। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है। तो हवा, पानी, सड़क, रेल, ये एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है जो एक साथ मिलकर काम कर रहा है। एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा जिसका हर साज बिल्कुल सही समय पर बजना जरूरी है। इसे जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी हिस्सा असेंबली लाइन पर बहुत पहले या बहुत बाद में नहीं पहुंचता। वाह, ये दुनिया का सबसे महंगा और जटिल आइकिया सेट है। और अगर एक भी पेंच गलत जगह से आया, तो आप उसे आसानी से वापस नहीं भेज सकते। लेकिन जस्ट इन टाइम सुनने में तो बहुत एफिशिएंट लगता है, पर क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? मतलब अगर स्पेन से आने वाला एक हिस्सा किसी वजह से ट्रैफिक में फंस गया, तो क्या फ्रांस की पूरी असेंबली लाइन सच में रुक जाती है? इससे तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। जोखिम तो बहुत बड़ा है, और ऐसा होता भी है। कभी मौसम खराब होने से बेलुगा की उड़ान रद्द हो जाती है, तो कभी बंदरगाह पर हड़ताल हो जाती है। लेकिन इसी जोखिम को मैनेज करने के लिए एयरबस के पास एक अविश्वसनीय प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स टीम है। उनके पास हर चीज का बैकअप प्लान होता है, और वे सप्लाई चेन पर हर पल नजर रखते हैं। अगर एक रास्ता बंद है, तो तुरंत दूसरा रास्ता तैयार किया जाता है। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है। नहीं, ये सब दिखाता है कि एक एयरबस बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एक असाधारण मैनेजमेंट का भी काम है। ठीक है, तो ये विशाल आइकिया सेट अब फ्रांस या जर्मनी की फाइनल असेंबली लाइन पर पहुंच गया है। सारे टुकड़े जुड़ चुके हैं, भारी भरकम इंजन अपनी जगह लग गए हैं, और विमान अपने पैरों पर खड़ा है। क्या अब ये उड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं, अभी तो असली परीक्षा बाकी है। अब विमान को ऐसी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है जो शायद उसके पूरे जीवन काल में दोबारा कभी ना हो। ये सब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। मतलब जमीनी परीक्षण। मैंने पढ़ा है कि इसमें लैंडिंग गियर को 100 बार खोला और बंद किया जाता है, विंग्स के फ्लैप्स को हिलाकर देखा जाता है, और इंजन को पूरी ताकत से चलाया जाता है, जबकि विमान जमीन पर बंधा होता है। हाँ, वो सब तो मानक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो विमान को उसकी चरम सीमाओं तक धकेल देते हैं। एक चीज जो इन रिपोर्ट्स में बार-बार आती है, वो है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। उदाहरण के लिए, एक परीक्षण होता है जिसे विंग ब्रेक टेस्ट कहते हैं। विंग ब्रेक टेस्ट, ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। क्या वो सच में पंख को तोड़ते हैं? हाँ, सच में। लेकिन ये किसी तैयार विमान पर नहीं, बल्कि एक खास तौर पर बनाए गए स्ट्रक्चरल टेस्ट फ्रेम पर किया जाता है। वे पंखों को हाइड्रोलिक जैक से ऊपर की ओर तब तक मोड़ते हैं जब तक कि वो टूट ना जाए। सच में? हाँ, एक A350 के पंख टूटने से पहले 90 डिग्री के कोण से भी ज्यादा मुड़ सकते हैं। इसका मकसद ये देखना नहीं है कि पंख कितना भार सह सकता है, बल्कि ये जानना है कि उसकी सहन शक्ति की आखिरी हद क्या है। इन सब के बाद आता है सबसे बड़ा इम्तिहान, असली टेस्ट फ्लाइट। एयरबस के अपने विशेषज्ञ टेस्ट पायलट विमान को पहली बार आसमान में ले जाते हैं, और ये कोई आम उड़ान नहीं होती। मतलब? इस उड़ान के दौरान वे विमान से हर वो चीज करवाते हैं जो एक सामान्य कमर्शियल फ्लाइट में कभी नहीं की जाती। वे इंजन को बीच हवा में बंद करके दोबारा चालू करते हैं, विमान को जानबूझकर स्टॉल कंडीशन में ले जाते हैं, और उसे उसकी अधिकतम रफ्तार और ऊंचाई पर परखते हैं। तो वे हर बुरे से बुरे हालात का सामना पहले ही कर लेते हैं, ताकि मुसाफिरों को कभी ना करना पड़े। बिल्कुल, और यही कठोर प्रक्रिया है जो एयरबस को दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक बनाती है। जब एक एयरलाइन को विमान मिलता है, तो उन्हें पता होता है कि ये सिर्फ जुड़ावा नहीं है, बल्कि इसे हर संभव तरीके से परखा गया है।
यह सुरक्षा के प्रति एक ऐसी प्रतिबद्धता है जिसने दशकों से करोड़ों लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? जब हम अगली बार किसी एयरबस विमान को देखेंगे तो शायद हम उसे सिर्फ एक मशीन की तरह ना देखें। ये सिर्फ धातु, तारों और इंजनों का एक संग्रह नहीं है। ये वैश्विक सहयोग, सटीक इंजीनियरिंग और अविश्वसनीय लॉजिस्टिक्स का एक जीता जागता प्रतीक है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक कंप्यूटर की स्क्रीन से शुरू होती है, कई महाद्वीपों तक फैलती है और आखिरकार नीले आसमान में खत्म होती है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है। हमने जो प्रक्रिया अभी समझी है वो आज की तकनीक पर आधारित है, लेकिन अगली बार जब कोई एयरबस विमान देखे तो ये सोचने लायक है कि भविष्य में ये पहेली कैसे जुड़ेगी। क्या 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें इस पूरी प्रक्रिया को बदल देंगी? क्या भविष्य में विमान के पंख किसी फैक्ट्री में बनने के बजाय सीधे असेंबली लाइन पर ही प्रिंट किए जाएंगे? या फिर रोबोट्स पूरी तरह से स्वचालित असेंबली करेंगे? इस जटिल पहेली का कौन सा टुकड़ा भविष्य में कहां से आएगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा।